हेलो माय लिटिल वैद्यास, वेलकम टू माय चैनल आयुर्वेद ज्ञान। तो हम पढ़ रहे थे अगत तंत्र का चैप्टर नंबर 1 कॉन्सेप्ट ऑफ अगत तंत्र। आई होप कि आपने इसका पार्ट 1 देख लिया होगा। तो आज हम जो पॉइंट्स कवर करने वाले हैं वो विष गति, क्लासिफिकेशन ऑफ विष, मोड ऑफ एक्शन, विषवर्धक भाव, विष संकट, विष मध्य और ओज का रिलेशनशिप, विष वेग, विष लक्षण और विष की चिकित्सा, विष पित्त लक्षण और विष मुक्त लक्षण। यानी कि आज हम पूरा आयुर्वेदिक पोर्शन इसमें कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पार्ट 1 में देखा था क्वालिटीज़ ऑफ विष, उसमें था अनिर्देश्य जो आचार्य चरक ने हमको दिया था, जिसका मतलब होता है कि टेस्ट उसका प्रॉपर हमको नहीं पता चलता। और दूसरा था अपाकी जो अष्टांग हृदय और शिश्रित अनुसार थे, जिसका मतलब होता है कि वो इजीली डाइजेस्ट नहीं होता। उसके बाद सारंगधर संहिता के अनुसार जो क्वालिटीज़ दिए गए थे विष के, वो थे व्यवायी, विकासी, सूक्ष्म छेदी, मदावहम, आग्नेय, जीवितहरम च योगवाही ततस्मृतम विषम। ठीक है, तो उसमें व्यवायी का मतलब होता है जो बहुत जल्दी से पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाए। फिर आता है विकासी जो हमारी बॉडी के सारे जॉइंट्स हैं उसमें लूजनेस कर देता है। फिर आता है सूक्ष्म, मतलब कि माइन्यूट लेवल होता है। फिर छेदी, फिर आता है मदावहम, फिर है आग्नेय, यानी कि उसमें अग्नि की प्रधानता, तीक्ष्णता होती है, जिसके कारण वो पित्त को पहले बिगाड़ता है। फिर आता है जीवित हर, यानी कि जीवन को हरने वाला, जो हमारी लाइफ स्पैन कम कर देता है, घटा देता है या फिर डेथ का कारण होता है। और है योगवाही। तो ये कुछ क्वालिटीज़ थे। तो आज के पार्ट 2 में जो हम टॉपिक्स पढ़ते हैं उसमें पहला है विष गति। तो विष पूरे 2 टाइप के होते हैं, एक है जंगम विष और दूसरा है स्थावर विष। तो इन दोनों की अगर हम गति देखें यानी कि मूवमेंट देखें, तो जो जंगम विष है वो अधोगति होगी उसकी, यानी कि डाउनवर्ड मूवमेंट होगी, और जो स्थावर विष है वो ऊर्ध्व गति होगी, उसकी अपवर्ड मूवमेंट होगी। ठीक है, फिर इस विष का प्रभाव हमें कहाँ देखने को मिलता है वो हम देखते हैं। तो जो स्थावर विष है, ठीक है, तो उसका जो प्रभाव है वो हमको जंगम विष के ऊपर देखने को मिलेगा, क्योंकि इन दोनों की गति अपोजिट साइड में होती है। तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कम कर देते हैं या ख़त्म कर देते हैं। तो जैसे स्थावर विष की गति ऊर्ध्व है, ठीक है, तो ये जंगम विष को ख़त्म कर देगा। वैसे ही अगर जंगम विष है तो वो ट्रीटमेंट करेगा स्थावर विष की। आगे हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ विष। तो उसमें आता है विष और उपविष। विष में कौन से विष है, तो वत्सनाभ जैसे विष है, जबकि उपविष में है विष तेंदुका। यहाँ पे रस तरंगिनी ने कुछ और क्लासिफिकेशन दिए हैं विष और उपविष के, तो वो हम देखते हैं। तो पहले क्लासिफिकेशन है विष का, जिसमें है हलाहल, कालकूट, श्रृंगिक, प्रदीपना, सौराष्ट्रिका, ब्रह्मपुत्रो, हरिद्रो, शक्तु और वत्सनाभ। वैसे ही उपविष में है लांगली, विषमुष्टि, करवीर, जया, नीलक, कनक, अर्क और भल्लादा। ये सब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो जो इजी लगते हैं वो सिर्फ याद करिए, खास ये रेफरेंस आपको याद रखना है। फिर आगे और क्लासिफिकेशन है कुछ आचार्यों की तरफ से। पहला जो क्लासिफिकेशन था वो रस तरंगिनी का था। अब आचार्यों के थ्रू जो भी क्लासिफिकेशन है वो हम देखते हैं। पहला है आचार्य चरक ने जो दिए हैं, उन्होंने 2 टाइप दिए हैं, स्थावर और जंगम। फिर आचार्य सुश्रुत ने 3 टाइप के विष दिए हैं, स्थावर, जंगम और कृत्रिम। फिर आचार्य वाग्भट ने क्लासिफिकेशन दिया है कृत्रिम और अकृत्रिम, जिसमें कृत्रिम में है गर विष और अकृत्रिम में है स्थावर और जंगम विष। तो ये क्लासिफिकेशन हमने जो देखा वो था पूरा आचार्यों के अनुसार। क्लासिफिकेशन के बाद हम उसके अधिष्ठान देखते हैं कि अगर स्थावर विष है तो वो कहाँ कहाँ पे रहता है, और अगर जंगम विष है तो वो हमको कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है, तो वो अधिष्ठान हम देखते हैं। तो वैसे जो स्थावर विष के जो अधिष्ठान है वो 10 हैं, और जंगम विष के जो अधिष्ठान है वो 16 है। ये आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, तो इसको याद कर लेना। तो पहले हम देखते हैं स्थावर विष के अधिष्ठान, जिसमें आता है मूल यानी कि रूट्स, फिर पत्र, लीव्स, फल, फ्रूट, पुष्प यानी कि फ्लावर, धातु, मेटल्स, त्वक यानी कि उसकी स्किन, क्षीर यानी कि उसका मिल्क, फिर आता है क्षार, निर्याम, कंद। तो इसमें जो कंद है वो मोस्ट पोटेंट अधिष्ठान है स्थावर विष का, तो ये भी एक एमसीक्यू हो सकता है। अब हम जंगम विष में अगर देखें तो उसमें है दृष्टि, निश्वास, दृष्टा, नख,
दृष्टि यानी आइज़, निश्वास यानी कि उसकी ब्रीथिंग, दृष्टा यानी कि फंजिस यानी कि उसके दांत जो आगे के होते हैं 2। फिर होता है नख, मूत्र, पुरी, शुक्र, लाल यानी कि सलाइवा, मुख संदस, विषदित यानी कि वॉमिट उसकी, तुंड यानी कि उसका ब्रिक, अस्थि, पित्त, शुक यानी कि हेयर, शव और आर्तव यानी कि मेंस्ट्रुअल ब्लड। तो ये कुछ अधिष्ठान थे स्थावर विष और जांगम विष के। इसके नंबर से याद रखना। और ये कुछ नाम है जैसे कि विषदित यानी कि वॉमिट, फिर आता है तुंड यानी कि उसकी ब्रिक, फिर आता है शुक यानी कि हेयर और आर्तव यानी कि मेंस्ट्रुअल ब्लड। तो ये कुछ वर्ड्स है जो आपको याद रखना है। फिर आता है उसका विष विवेक, गुण अनुसार उसका कर्म यानी कि मोड ऑफ एक्शन। तो गुण के अनुसार उसका क्या क्या एक्शन बॉडी में हमको देखने को मिलता है। तो पहले गुण है वो है रुक्ष गुण, कोपयत वायुम यानी कि वो वात को विषेट करेगा, क्योंकि रुक्ष वो वात का गुण है तो वो वात को विषेट करेगा। फिर आता है उष्णता, कोपयत पित्त शोणितम, शोणित यानी कि ब्लड, तो विषेट्स पित्त एंड रक्त। तो उष्णता वो पित्त का लक्षण है तो वो पित्त को भी बिगाड़ेगा, और रक्त जो है वो उसकी उपधातु है तो वो उसको भी विषेट करेगा। फिर आता है तीक्ष्णता, छिन्नति मर्मम मोहयेतम अतीत यानी कि अनस्टेबल माइंड और मर्म को विषेट कर सकता है। फिर आता है सूक्ष्मता यानी कि बहुत माइन्यूट होता है, तो शरीर अवयवान प्रविष्यत यानी कि शरीर के कोई भी अवयव में वो क्विकली और इजीली एंटर होगा। ठीक है। फिर आता है आंसू, आंसू का मैंने आपको पहले मतलब बताया, जिसका मतलब होता है कि वो क्विकली स्प्रेड होता है ऑल ओवर बॉडी में, हंति शरीरम आंसू। फिर आता है व्यवाई, तो व्यवाई का मैंने आपको मतलब बताया था कि आंसू का मतलब था क्विक एक्टिंग देखने को मिलता है, क्विक एक्शन देखने को मिलता है। व्यवाई का मतलब है स्प्रेड ऑल ओवर द बॉडी, प्रकृति भजेता। ठीक है, तो उसमें आएगा कि बॉडी में उसका क्विक एक्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे नहीं लिखा है। फिर आता है विकाशी, दोष धातु मल क्षपण, मतलब कि वो दोष धातु और मल के ऊपर अपना नेगेटिव असर दिखाएगा। फिर आता है विशद, अति रिच्यते, मतलब कि एक बॉडी पार्ट में वो नहीं रहता है, वो बहुत सारी पूरी बॉडी में स्प्रेड होगा। फिर आता है लघु, दुश्चिकित्सित, डिफ़िकल्ट होता है उसको क्योर करने में। और अपाकी, तो अपाकी का मतलब मैंने आपको बताया था कि इजीली डाइजेस्ट नहीं होता। दुर्हरम, डिफ़िकल्ट टू एलिमिनेशन फ्रॉम द बॉडी, इजीली डाइजेस्ट नहीं होगा तो हम उसको बॉडी में से निकाल भी नहीं पाएंगे। तो ये एमसीक्यू पर्पज़ से मोड ऑफ एक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये श्लोक आपको आ सकते हैं एमसीक्यू में, और वो किसका लक्षण है या वो सब आपको बता सकते हैं। ठीक है। फिर आता है विषवर्धक भाव। विषवर्धक भाव का मतलब है कि अगर हमारी बॉडी विष के कांटेक्ट में आई है तो उसको बढ़ाने वाले ऐसे कौन कौन से चीज़ है, उसी को हम कहते हैं विषवर्धक भाव, जो पॉइजनिंग इफेक्ट को इंक्रीज करता है। तो वैसे कुछ फैक्टर्स है जो है हंगर, थ्रस्ट, हीट, वीकनेस, एंगर, ग्रीफ, फियर। तो ग्रीफ और फियर जैसे कि हमने आगे डेफिनेशन में देखा था। फिर है इंडाइजेशन, वाटरी फीसिस, इंक्रीज पित्त एंड वात, क्योंकि उसका तीक्ष्ण गुण होता है और रुक्ष होता है, इसलिए वो पित्त और वात को इंक्रीज करेंगे। साउंड ऑफ एलिफेंट, साउंड ऑफ एलिफेंट मतलब कि ऐसा कोई भी साउंड जो हम बहुत ज़्यादा हो उसकी फ्रीक्वेंसी। फिर है सेक्सुअल डिज़ायर। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो हमारे पॉइजनिंग इफेक्ट को इंक्रीज कर देते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, विषवर्धक भाव। उसके बाद आता है विष संकट, जिसका सिनोनिम्स है किलिंग पीरियड। ठीक है। विषम प्रकृति कालान अन्न दोष दुष्यादि संगमय। विष संकट का मतलब है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जिसके कारण जो पॉइजनिंग इफेक्ट है उसका जो किलिंग पीरियड है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जिसके कारण वो बढ़ सकता है, या फिर थोड़े से भी उसके फेवर में कुछ आता है तो वो कैसे इफेक्ट दिखाएगा तुरंत। तो उसकी पहले हम देखते हैं विष प्रकृति, तो वो पित्त होगी। अगर वो पित्त, क्योंकि उसका गुण तीक्ष्ण है, तो वो पहले इफेक्ट पित्त पे दिखाएगा। अगर पर्सन की पहले से ही प्रकृति पित्त, तो वो उस पर पहले इफेक्ट करेगा। फिर आता है विष का काल, जो वर्षा ऋतु में ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलती है। विष अन्न यानी कि तीक्ष्ण आहार, जो पहले बताया। फिर विष का जो दोष है वो भी पित्त होगा, दुष्य है वो रक्त होगा क्योंकि वो पित्त की उपधातु है, और ये सब जो है वो विष को सातमय है। ठीक है, इसके कारण वो विष का जो प्रभाव है वो बढ़ जाता है। कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल फैक्टर्स ड्यूरिंग द स्पेसिफिक पीरियड विच इज़ कॉल्ड विष संकट। ठीक है, तो ये सब कुछ उसके साथ में होता है, उसके अकॉर्डिंग होगा तो ये बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये आप श्लोक एक याद कर लेना, तो उसमें सारे फैक्टर आ जाते हैं कि विष की, जैसे मैं आपको दिखाऊं कि प्रकृति, काल, अन्न, दोष, दुष्य आदि। ठीक
ठीक है। तो ये सब कंबाइन होगा तो विष का संकट बढ़ सकता है। फिर आता है रिलेशनशिप ऑफ विष, मध्य और ओज। इन तीनों का जो रिलेशन है, उनके कुछ गुण दिए हुए हैं। तो उसमें जो विष और मध्य है तो उनके गुण बहुत सिमिलर है, सिर्फ रस को छोड़कर। जबकि ओज के जो गुण हैं वो टोटली अपोजिट है विष मध्य के गुण से। तो उसमें हम देखते हैं विष के जो गुण हैं, लघु, तीक्ष्ण, उष्ण, रुक्ष, आशु, विशद, व्यवायी, विकासी, सूक्ष्म, अनिर्देशीय रस। ठीक है। तो ये सारे गुण आप इसमें भी देख सकते हैं। तो अगर आप ये एक याद कर लेंगे तो मध्य के गुण आ जाएंगे, पर आपको इसमें जो चेंज करना है वो है सिर्फ ये रस। ठीक है, अनिर्देशीय रस होगा, जबकि मध्य में अम्ल रस देखने को मिलता है। बाकी सारे गुण एक जैसे हैं। तो पहले आते हैं लघु, तीक्ष्ण, उष्ण और रुक्ष। ठीक है, तो ये चार आप साथ में कर लीजिए, लघु, तीक्ष्ण, उष्ण, रुक्ष। ठीक है, फिर आशु ये अकेला। फिर आता है विशद, व्यवायी, विकासी। ठीक है, तो 3 वी वाले सब साथ में आ जाएंगे, विशद, व्यवायी, विकासी। फिर आता है सूक्ष्म और रस जो अलग अलग है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अनिर्देशीय रस। तो वैसे ठीक है, तो लघु, तीक्ष्ण, उष्ण, रुक्ष, आशु, विशद, व्यवायी, विकासी, सूक्ष्म, अनिर्देशीय रस। ये सेम सब इसमें लिख देने हैं, एक्सेप्ट रस जो है इसमें अम्ल रस। ठीक है, और इन सब के एकदम ही अपोजिट गुण वो हमको देखने को मिलेंगे ओजस में। जैसे कि गुरु, इसमें था लघु तो इसमें गुरु, इसमें था उष्ण तो इसमें शीत। ठीक है, वैसे मृदु, लक्षण, स्थिर, प्रसन्न, पिच्चिल, स्निग्ध, इसमें था रुक्ष, इसमें होगा स्निग्ध। इसका जो रस है वो है मधुर रस। ठीक है, तो मेनली सबका रस याद रखना। तो ये हो गया रिलेशनशिप। फिर आचार्य वाग्भट ने अष्टांग हृदय में विष और मध्य में कुछ डिफरेंस बताया है। जैसे कि जो विष है वो मैक्सिमम पोटेंसी और वीर्य रखता है डेथ की। ठीक है, जबकि मध्य है उसके पास इतनी पोटेंसी नहीं है कि वो इंस्टेंट डेथ दे सके। फिर आता है अगर विष को हम प्रॉपरली बॉडी में से एलिमिनेट नहीं करते तो ये दूसरी विष को बढ़ा देता है। और मध्य में भी सेम है कि अगर हम इसको इम्प्रॉपर तरीके से या इम्प्रॉपर क्वांटिटी में कंटिन्यू यूज़ करते हैं तभी ये दूसरी विष को लीड करता है। दोनों दूसरी विष को लीड करता है, पर इसमें क्या है कि इसको एलिमिनेट नहीं किया तो, और मध्य में क्या है कि इसका कंटिन्यू हम यूज़ करेंगे तब जाके दूसरी विष को बढ़ाएगा। फिर एक डिफरेंस ये हो गया था अनिर्देशीय रस या अव्यक्त रस जो विष में देखने को मिलता है, जबकि मध्य में अम्ल रस होता है। विष जो है वो है योगवाही और अपाकी होता है। ठीक है, इजीली डाइजेस्ट नहीं होता, जबकि जो मध्य है वो योगवाही और अपाकी नहीं होता। फिर वेग बताए हैं जिसमें विष के जो 7 से 8 वेग है जो हम आगे पढ़ेंगे, जबकि मध्य के 2 से 4 वेग है। तो ये एक डिफरेंस हो गया। ठीक है, फिर आता है स्थावर विष वेग, फिर है लक्षण और चिकित्सा। मतलब कि स्थावर विष के जो वेग है उस वेग के जो लक्षण और उसकी चिकित्सा। तो अभी विष वेग क्या है? द विष आफ्टर एंटरिंग द बॉडी passes from one kala to another kala which are located between धातु give arise to वेग। ठीक है, तो विष वेग क्या है? तो विष वेग है कि जब कोई विष हमारी बॉडी में एंटर होता है तो वो एक कला से दूसरी कला में एंटर होता है। ठीक है, जो हमारी धातुओं में 7 कलाएँ हैं जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी। ठीक है, रचना शरीर में। तो वो जो एक कला में से दूसरे कला में जाता है तो उसी को हम कहते हैं विष वेग। आचार्य सुश्रुत और आचार्य वाग्भट ने उसके 7 वेग दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे कि हमने इसमें पढ़ा था कि 7 और 8 वेग होते हैं विष के, तो आचार्य सुश्रुत और वाग्भट ने 7 वेग दिए, जबकि आचार्य चरक जी ने 8 वेग दिए, जिसमें 8वां वेग है डेथ। ठीक है, आचार्य चरक जी ने 4 वेग दिए हैं एनिमल के लिए और 3 वेग दिए हैं बर्ड्स के लिए। फिर एक दूसरा शब्द आता है वेग अंतर। तो उसमें हम उसको समझते हैं कि जो पॉइज़न है, ठीक है, जो वात के द्वारा हमारी बॉडी में स्प्रेड हो रहा है, ठीक है, तो वो जब एक कला से दूसरी कला में जाता है उसके बीच का जो टाइम उसको लगता है उसी को कहते हैं हम वेग अंतर। ठीक है, इंटरवल टाइम कहते हैं। जैसे हम मूवी में देखते हैं सेम वैसे ही। ठीक है, मूवी में कैसे ब्रेक आता है तो वो जो ब्रेक का जो टाइम होता है 15 मिनट 10-15 मिनट, उसको हम इंटरवल कहते हैं। सेम यहाँ पे भी ये इंटरवल है कि एक कला है ये और ये दूसरी कला है और ये विष जा रहा है, तो ये जो उसको समय लग रहा है उसी को हम बोलते हैं वेगांतर।
अभी हम देखते हैं विष के वेग, लक्षण और उसकी चिकित्सा जो आचार्य सुश्रुत ने दिया हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस में भी बहुत बार पूछा गया है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसके हम टोटल 7 वेग देखेंगे। तो फर्स्ट वेग, उसके जो लक्षण हैं वो है श्यावत यानी कि ब्लूइश कलर ऑफ टंग, स्तब्ध यानी कि अनएबल टू मूव द टंग, फिर है मूर्छा और श्वास यानी कि सांस लेने में दिक्कत होना। तो ये कुछ लक्षण हैं। तो आप ये याद रखना कि जो फर्स्ट वेग है वो हमारी बॉडी के ऊपर के पार्ट से शुरू होगा, जैसे कि टंग, ठीक है, ऐसे शुरू होगा। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वेग, वैसे ही धीरे धीरे हमारे नीचे के बॉडी पार्ट में वो सारे लक्षण दिखते जाएंगे। तो इसमें हम पहले ये, आपको अगर जो भी नाम याद रहे वो आप याद रख लेना, ठीक है। संस्कृत याद रहता है वर्ड्स तो भी अच्छा है, नहीं याद रहता तो ये याद रख लेना कि ब्लूइश कलर ऑफ टंग, ठीक है। तो ये आपको मैंने कीवर्ड्स सब की दे दी कि ऊपर से स्टार्ट करना है और धीरे धीरे नीचे जाना है। तो पहले तो टंग आता है तो टंग का कलर चेंज हो जाएगा, उसके बाद उसका मूवमेंट भी हम ठीक से नहीं कर पाएंगे। फिर क्या होगा, सांस लेने में भी दिक्कत होगी। उसकी चिकित्सा दी है कि वमन, फिर हम कोल्ड वाटर पोर कर सकते हैं पेशेंट के ऊपर और एंटी पॉइजनिंग मेडिसिन दे सकते हैं, ठीक है। फिर सेकंड वेग आता है वेपथू यानी कि शिवरिंग ऑफ बॉडी यानी कि वो कांपने लगता है। फिर है शादू यानी कि वीकनेस आ जाती है बॉडी में। दा यानी कि बर्निंग सेंसेशन होगी। कंठ रूज यानी कि थ्रोट पेन। तो ठीक है, आगे मैंने जैसे आपको बताया कि टंग, ठीक है, पहले हमने देखा टंग, अब वो कहाँ आ गया, कंठ में आ गया, तो थ्रोट पेन होगा, फिर पूरी बॉडी कांपने लगेगी, ठीक है। तो ये सब इजी है, याद रह सकते हैं। इसमें जो चिकित्सा है वमन, विरेचन और एंटी पॉइजनिंग मेडिसिन। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेट एंटी पॉइजनिंग मेडिसिन वो हमको सब वेग में देखने को मिलेगा, तो ये कॉमन चिकित्सा हो गई। पर पहले वेग में क्या था, वमन और कोल्ड वाटर पोर करना। दूसरे वेग में क्या होता है, वमन और विरेचन, ठीक है। और ये तीसरा तो कॉमन है सब में। तीसरा वेग देखते हैं हृदय वेदना यानी कि पेन इन हार्ट, ठीक है। पहले टंग आया, फिर थ्रोट पेन आया, अभी हार्ट में पेन आया, फिर तालु शोष यानी कि ड्राइनेस ऑफ पैलेट, ये मुंह के आया। आमाशय शूलम, ठीक है, सीवियर पेन इन स्टमक और नीचे आ गया, ठीक है, हृदय वेदना और स्टमक में पेन, तो ये आ गया। फिर आता है हरित चूनलोचन, डिसकलरेशन और स्वेलिंग ऑफ आइस, ठीक है। फिर उसकी जो चिकित्सा है वो है अंजन, नश्य, एडमिनिस्टर एंटी पॉइजनिंग मेडिसिन इंटरनली, ठीक है। इसमें अंजन और नश्य आया क्योंकि इसमें हम ये क्या देखा, डिसकलर और स्वेलिंग ऑफ आइस, तो अंजन आ गया, ठीक है। तो ये आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि अगर अंजन आया तो आई में प्रॉब्लम होगा। फिर आता है नश्य, ठीक है, पहले था वमन, फिर आता है वमन विरेचन, फिर आता है अंजन और नश्य। फोर्थ वेग हम देखें तो पकवाशय तोद, प्रिकिंग पेन इन इंटेस्टाइन, ठीक है। पहले हार्ट और स्टमक में पेन था, अब है इंटेस्टाइन में, ठीक है, आगे बढ़ रहा है। फिर हिक्कप है, ठीक है, हिचकी आने लगेगी। फिर काश यानी कि कफ, ठीक है। फिर होगा अंत्रकुंजन, इंटेस्टिनल गार्गलिंग। फिर है शिरोगौरव मतलब कि हैवीनेस ऑफ हेड, ठीक है। तो ये हो गया, इंटेस्टाइन में पेन हो गया। फिर ये काश है, हिक्का है, ये सब कॉमन सिम्टम्स है जो आपको इजीली याद रह सकते हैं। और शिरोगौरव, ठीक है। इसकी जो चिकित्सा है उसमें हम एडमिनिस्टर एंटी पॉइजनस मेडिसिन जो है वो घी और हनी के साथ हमको देनी है, ठीक है। फिर आता है फिफ्थ वेग जिसमें है कफ प्रशेक, एलिमिनेशन ऑफ कफ, क्योंकि ये विष है तो आग्नेय होगा जो पित्त को बढ़ाएगा, ठीक है। तो जो हमने आगे देखा, तो अभी वो क्या करेगा कि कफ को एलिमिनेट करेगा। फिर है वैवर्ण्य यानी कि डिस्कलरेशन होगा। पर्व भेद, जॉइंट में पेन होगा, ठीक है। सर्व दोष प्रकोपण, तो सारे दोष को विचिएट करेगा, ठीक है। जो फिफ्थ वेग है वो दोषों के ऊपर है, जैसे कि कफ को एलिमिनेट करेगा, बाकी सारे दोषों को भी बिगाड़ेगा, ठीक है। उसकी जो चिकित्सा है उसमें हम एंटी पॉइजन मेडिसिन जो दे रहे हैं वो देना है हनी डिकॉक्शन ऑफ मधुक, ठीक है। डिकॉक्शन यानी कि क्वाथ, हनी क्वाथ ऑफ मधुक, उसका जो क्वाथ है वो हमको एंटी पॉइजन मेडिसिन की तरह देना है। फिर आता है सिक्स वेग, उसमें होगा प्रज्ञा प्रणाश यानी कि अनकॉन्शियसनेस। पुरुषम च अति सार्यते यानी कि सीवियर डायरिया हो जाएगा, ठीक है। अभी धीरे धीरे नीचे आ रहा है, जैसे कि हमने इसमें देखा था इंटेस्टाइन पेन हुआ, ठीक है। फिर फिफ्थ वेग में हमने देखा सारे दोषों के ऊपर उसका इफ़ेक्ट, और इधर आ गया अनकॉन्शियसनेस हो गया, ठीक है, यानी कि चक्कर ऐसा आएगा, कुछ समझ नहीं आएगा, और सीवियर डायरिया हो जाएगा।
अभी डायरिया है तो हमको उस तरह से उसको मैनेज करना पड़ेगा, तो वो हम उसको दे सकते हैं, उसको मैनेज करने वाला मेडिसिन और वो। फिर आता है अवपीडनश्य, ठीक है, इसमें भी नश्य दे सकते हैं। 7वां और लास्ट वेग जो आचार्य, क्योंकि ये हम सुश्रुत के अनुसार पढ़ रहे हैं तो उन्होंने 7 ही वेग दिए हैं, तो जो 7वां वेग होगा उसमें होगा कटिंग पेन इन शोल्डर बैक, कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है, पूरा जो हमारा बॉडी है वो पेन करने लगेगा और हमको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। चिकित्सा उसमें क्या दी है कि कागपदम मतलब कि वाउंड ऑफ मेड ऑन द हेड रिसेंबलिंग अ क्लो ऑफ काउ, ठीक है। हमको क्या करना है कि पेशेंट के सिर के ऊपर, ठीक है, कागपद यानी कि जो कौवा होता है उसके पैरों के जैसा, ठीक है, एक वाउंड बनाना है, ठीक है, जैसे कि अगर ऐसे बनाना है, ठीक है। 3 कट मारने हैं पेशेंट के हेड के ऊपर। फिर ये जो 3 कट हमने मारे उसमें हमको क्या रखना है, पीसीस ऑफ मीट हैविंग ब्लड, जो मीट का जो पीस है जिसमें ब्लड होना चाहिए वो हमको इसके ऊपर रख देना है, ठीक है। तो ये हो गई 7वें वेग की चिकित्सा। तो ये हमने पूरा पढ़ लिया 7वें वेग, ठीक है। तो आप जैसे कि मैंने आपको सब ट्रिक के साथ ही बताया तो वैसे वैसे आप याद कर लेना। फिर आता है विष पिता लक्षण, यानी कि जिस व्यक्ति ने विष को पी लिया है या फिर एडमिनिस्टर कर लिया है, जिसकी बॉडी में विष अभी आ ही गया है, ठीक है, तो उसमें हमको कैसे कैसे लक्षण देखने को मिलेंगे। जो कॉमन फीचर्स है वो दिए हुए हैं, जैसे कि एलिमिनेशन फीसिस अलॉन्ग विथ स्टमक गैस, ठीक है, जो फीसिस हम जब पास करने पेशेंट जाएगा तो उसके साथ स्टमक गैस भी निकलेगी, यानी बहुत सारी आवाज़ आएगी जब वो फीसिस निकालेगा। फीसिस ब्लैक इन कलर, लिक्विड एज डायरिया, ठीक है, वो ब्लैक कलर की होगी, लिक्विड ही होगी, जैसे कि डायरिया हो जाएगा, जैसे कि हमने विष के वेगों में भी देखा। फिर होगा एब्डोमिनल डिस्टेंशन और एक्सेल फ्रॉम माउथ, ठीक है, फ्रॉम माउथ, यानी कि जैसे हमने मूवीज़ में देखा होगा कि अगर किसी पर्सन को वो ऐसे पॉइजन दे देते हैं तो उसके माउथ में से फॉर्म निकलने लगता है, तो ये है, ठीक है। आगे हम देखते हैं विष मुक्त लक्षण, ठीक है। पहले हमने क्या देखा कि अगर उसने विष कंज्यूम कर लिया है तो उसके लक्षण कैसे होंगे। अगर अब हम उसको मैनेज करने में कामयाब रहे, हमने उस व्यक्ति के बॉडी में से विष को निकाल दिया तो वो विष मुक्त हो गया, तो उसके क्या लक्षण होंगे। तो बैलेंस, दोष और धातु, जो भी बैलेंस इनबैलेंस हो गया था, दोष धातु, ठीक है, जैसे कि हमने वेगों में देखा था, तो वो बैलेंस स्टेट में आ जाएगा। फिर उसको भूख लगने लगेगी, अच्छा फील होगा, नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ माइंड एंड सेंस, ठीक है। तो ये हमने पूरा आयुर्वेदिक पोर्शन पूरा कर लिया है, ठीक है, अगत तंत्र का, विष का जो इंट्रोडक्शन था। अभी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे पॉइजन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।